नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जनवरी में 10 जनवरी से प्रस्तावित है और अब तो इसकी डेट सब कुछ फिक्स हो चुका है। एडमिट कार्ड भी 3 तारीख को आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जानते हैं कि एक पेपर जो है वो भाषा खंड का है। उसी को हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी का आज टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सिर्फ इसको पास करना है। तो हमें भी क्या करना है कि हिंदी की आप इतने टॉपिक करके जाइए ताकि आप आराम से एग्जाम को पास कर पाए। तो आइए इसी को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस की जो तैयारी करवा रहे हैं आप उसको भी ध्यान दीजिए, उसको भी कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। और आइए देखिए, एक एक करके टॉपिक 15 टॉपिक के आसपास है जिनको मैं करवाऊंगा। आप जानते हैं भाषा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं वर्ण। ये आप जानते होंगे, वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसको हम अक्षर भी कह देते हैं। तो सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। परंतु वर्ण जो होता है, जैसे का एक वर्ण है, खा एक वर्ण है, तो उसका कोई सार्थक तो अर्थ होता नहीं है। तो सबसे सार्थक जैसे कुछ अर्थ हो वो होता है सबसे छोटा शब्द। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, इस वजह से सबसे सार्थक इकाई क्या होती है, वो होती है शब्द। अगर सार्थक पूछे तो शब्द, और वैसे पूछे सबसे छोटी इकाई तो क्या है, वर्ण। तो हर भाषा की देखिए, अब यहाँ पे कुछ समझते हैं कि अभी जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उतना सिर्फ करवाऊंगा। देखिए, भाषा की कुछ हमारी जो है, हर एक भाषा होती है और एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया में जो चीज बोली जाती है जिसकी अपनी खुद की ग्रामर नहीं होती है उसे कहते हैं बोली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की अगर हम बात करें, सॉरी 4 प्रकार की बोलियां हैं मुख्यतः, और एक और मान जाते हैं पहाड़ी। तो जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये जो 5 भाग हैं, 5 टाइप की जो हिंदी हैं, इनकी पूछा जाए कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं या कौन कौन सी बोली आती हैं। तो जैसे हम बात करें पूर्वी में, अवध जो अयोध्या का क्षेत्र है, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसकी भाग हैं, तो ये पूर्वी हिंदी की है। ऐसी पश्चिमी हिंदी की अगर बात की जाए तो ये है खड़ी बोली, यानी उत्तर प्रदेश का जो पीछे का पश्चिम का एरिया है और हरियाणा थोड़ा सा राजस्थान का जो एरिया है। तो पश्चिमी में क्या कहा जाएगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू जो हरियाणवी है, और बुंदेली और कनौजी, ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी के भाग है। वहीं जो बिहारी हिंदी है इसमें 3 भाग हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बताइए ये किसका भाग है, तो ये बिहारी हिंदी के भाग है। राजस्थान में आप जानते हैं, राजस्थान जो एरिया है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ये किसके हैं, राजस्थान की हैं। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर है गढ़वाली, कुमाऊनी और मांडवी। ये जो भाषाएं हैं, बस इनके थोड़ा नाम याद रखिएगा, कौन सी किसका भाग है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो संविधान में 14 सितंबर 1949 को ही हमें राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इस वजह से आप जानते हैं कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से जितनी मैं बता रहा हूँ मोटी मोटी बातें आप इतना समझते जाएंगे तो इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और हम समझना है कि एक होती भाषा, और एक भाषा को जिस फॉर्म में हम रिटन करते हैं, लिखते हैं, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। जैसे अंग्रेजी जो है उसको हम किसमें लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में। किसमें लिखते हैं, रोमन में। इसी प्रकार हिंदी की जो अपनी स्क्रिप्ट है उसे कहते हैं, जो यूपी है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, देवनागरी। क्या कहते हैं उसको, देवनागरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवनागरी में कौन कौन सी और आती है, तो देखो संस्कृत से सारी भाषाएं हैं, तो हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली, इन सबकी जो भाषा है, जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, देवनागरी। वही अंग्रेजी की बता दें आपको, क्या है, रोमन है। पंजाबी कौन सी है, गुरुमुखी है। उर्दू की जो है वो फारसी है, तो उर्दू जो है वो फारसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ये कुछ याद हो जाएंगे। आइए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देखिए, एक भाषा में क्या होता है, एक स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, जिनके बारे में आगे बात करूंगा। तो स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, भाषा में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, तो जिनके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहे राजस्थान की कौन सी, इसमें से राजस्थान की बोली नहीं है, तो आप जानते हैं अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। बाकी मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती, ये तीनों ही जो माँ से शुरू होती हैं वो राजस्थानी है। करे सीमित क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, जो सीमित एरिया में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उपभाषा। ठीक है, उपभाषा। निम्न में से किसके ये पे देवनागरी नहीं है, तो आप जानते हैं कि जो पंजाबी है इसकी गुरुमुखी है, तो पंजाबी की नहीं है, बाकी हिंदी की, संस्कृत की, इन सब की है। खड़ी बोली जो है वो किस भाषा का है, तो पश्चिमी हिंदी का। आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सब कहाँ के हैं, पश्चिमी हिंदी के। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है जो है वर्ण, विचार और आक्षरिक खंड जो है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें हिंदी में, देखो वर्ण जो है वो कितने हैं, 44।
जो छोटे से वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 44। इसमें जो स्वर है और व्यंजन है, स्वर कितने हैं? तो अगर मानक हिंदी की बात की जाए तो स्वर की संख्या कितनी है? 11 स्वर है। कितने? 11 स्वर। और व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने स्वर हैं? 11 स्वर, जो आ ई उ रे ए ओ औ, यहां तक है। अंक और आहार आपने कहेंगे 13 होते, नहीं, तो ये अंक और आहार जो है इनको इसमें नहीं रखा जाता है। इनको हम क्या मानते हैं कि ये स्वर नहीं है, ठीक है, ये चिन्ह है, ठीक है। तो इस वजह से इनको दो को इसमें मानक हिंदी में नहीं रखा गया है। तो आ से औ तक ये जो है 11 स्वर हैं अगर पूछा जाए। और व्यंजन कितने हैं? तो वो है 33 व्यंजन है। अब थोड़ा स्वरों की बात करते हैं। तो स्वर के जो भेद करते हैं, तो स्वर दो होते हैं, हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। देखो, हार्श स्वर होता है जिसमें कम उच्चारण होता है, दीर्घ होता है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा उच्चारण, जैसे आ आ, तो आ धीरे कर रहे थे, तो ये ह्रास स्वर है। दीर्घ क्या होता है? आ, बड़ा आ, जिसको बड़ा आ कह देते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा उच्चारण करते हैं। तो आ आ ई उ रे, आ ई उ रे, ये जो है ये क्या है? हमारे ह्रास स्वर है। वहीं आ ई उ ए और ए दोनों, औ ये सभी जो है इनके साथ के साथ जो है, ठीक है, इनको क्या माना जाता है? इनको हम मानते हैं कि ये हमारे दीर्घ स्वर है। तो ह्रास स्वर कितने हैं? 4 है, आ ई उ रे। और बाकी जो 7 है वो क्या हमारे? वो है हमारे दीर्घ स्वर। समझ में आएगा? आगे देखिए, व्यंजन की बात करते हैं। बता दिए मैंने व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। अब आइए इन 33 व्यंजन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं जिनका अपना सिर्फ, मतलब उनमें उसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनके साथ, जो स्वर के साथ जुड़ के बनते हैं। जैसे का शब्द है ना, तो का शब्द कैसे बना हुआ है? तो का को तोड़ेंगे तो का और आ, दो से जोड़ के बनता है का, ठीक है। तो कैसे बना? देखो, इन चीजें जोड़ते हैं ना, तो ये का और आ, तो का, ठीक है। खा, तो खा कैसे बनेगा? खा और आ। तो इस तरीके से, यानी कि इसमें क्या है कि हमारा आ जो है व्यंजन जोड़ रहा है, तब जाके ये पूरा बन पा रहा है। तो इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? स्वर की मदद से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन को जो है का से और हा तक जो है इनको व्यंजन माना गया है, का से हा तक। तो कहेंगे आप, फिर आप कुछ कहेंगे कि और बाकी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? छात्री, त्रा, ग्रा और स्रा, इनको क्या कहते हैं? तो देखिए, ये व्यंजन जो है इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त क्या हुआ कि दो व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आप देखिए कि यहाँ थोड़ा सा ये पूछा जाता है। तो अब लोग इसमें कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं, जिसको हम कहते हैं कचट तप। एक ट्रिक याद रख सकते हैं, का चा टे तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कचट तप, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। कचट तप में का वर्ग, टा वर्ग, का चा टा ता पा वर्ग। जो का वर्ग है इसमें आ और आ, छोटा और बड़ा आ एक साथ रहेंगे, फिर का खा गा गा अंग यहां तक आते हैं। चा वर्ग में ई और ई जोड़ करके बाकी चा छा जा झा और या और सा, ये यहां तक आते हैं, ठीक है। झा ना या और सा, ये भी याद रखिएगा। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा अणा रे सा रा, ये सब आते हैं। ता वर्ग में ता था दा धा ना या और या, ये आएंगे। पा में पा फा बा भा मा और उ और उ, ये जो है ये भी आते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से। और जो ए और ए है और ओ और है, वो थोड़ा से इसी के भाग माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उच्चारण कहां से होता है? तो आप कंठ से, यानी कि अपने गये से शुरू कर दिए। तो सबसे पहले कंठ में, कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद जैसे आएंगे तो देखो, कंठ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, यहां पर जब उच्चारण होता है, जैसे कि आप चा चा, तो जीभ यहाँ पे क्या होगी? टच होगी, ऊपर जाके टच होगी। ये मुंह है ना, मुंह से यहाँ पे कहा जीभ जाके यहाँ जब टच होगी तो इसे कहते हैं तायु। फिर इससे नीचे जीभ जब मुड़ के टच होती है, देखो अभी सीधे जाके टच हो ऐसे, तो ये है हमारा चा वर्ग। मुड़ के टच हो, जैसे टा टा करेंगे तो जीभ क्या होगी? मुड़ जाएगी, उसे कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। टी से जब ता वर्ग में आएंगे तो ता वर्ग में जो होता है दांत से, जैसे था, ठीक है, धा, तो ये जो शब्द है ये किससे उच्चारित होते हैं? दांतों से, तो इसे कहते हैं दंत। और पा वर्ग जो है ये ओठ से उच्चारित होता है, पा फा बा, यानी कि ओठों से आपको क्या होता है? उच्चारण होता है, इसे कहते हैं ओष्ठ। कुछ और है, जैसे ए और ए, ये कंठ और तायु से होते हैं। वा जो होता है वो दांत ओठ से होता है। और औ और जो है वो कंठ और ओष्ठ से होता है। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिए, अंदर से शुरू करेंगे और कहां तक आना है? दांतों और फिर ओठ तक आना है। तो सबसे पहले कहां से? कंठ से, कंठ, कंठ के बाद फिर
तायोत, फिर मूर्धा 3 हो गया, फिर दांत और ओष्ठ। ठीक है, तो कचट तप याद रखिएगा, इसके ये शब्द याद रखिएगा, और फिर ये कुछ स्पेसिफिक है याद रखिएगा। वा के बारे में रखिएगा, ये वा क्या है, दांत और ओष्ठ दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तब जो वा शब्द है उसका उच्चारण होता है। कुछ नासिक के व्यंजन होते हैं जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं, जिनका कहते हैं जैसे कि अंगा, न्या, हना, ना, मा। ये जो है इनका उच्चारण कहां से होता है, नासिक से, यानी कि नाक से। कुछ व्यंजन होते हैं जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ इनका याद है या, रा, तो या, हुआ। तो ये जो है इनको याद रखिएगा, ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म है जिनके उच्चारण से थोड़ा सा हवा बाहर आती है, एयर बाहर आती है, ऊष्म बाहर आती है, सा, सा, हा, सा, शा, सा। तो इसमें देखो हवा, एयर बाहर आते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब कुछ होते हैं संयुक्त अक्षर, बता दें मैं, देखो छा, त्रि, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये कैसे बनता है, तो छत्री देखो कैसे बनेगा, का अंग्रेजी में जानते हैं के एस एच लिखते हैं, के एस एच ऐसे लिखते हैं के, तो के का, फिर एस एच शा, तो इन दोनों के और आ, इन तीनों के यानी, तो का यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, शा एक व्यंजन है, उन दोनों से बनता है छा। जैसे त्रा, ता और आर से बनता है त्रा, जा और ण्या से बनता है ज्ञा, शा और रा से बनता है स्रा। तो याद रखिए ये कौन से व्यंजन है, इनको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इतनी बातें। ठीक है, वही ज्ञा जो होता है, ज्ञा हो जैसे होता है, तो याद हो गया। ठीक, तो ज्ञा, गा और या से बनता है ज्ञा, तो गा, आ, या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहां से ये पूछा जा सकता है, आइए देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहे स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, तो स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी के संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या है, तो आप जानते हैं संयुक्ताक्षर क्या है, छत्री, त्रा, ज्ञा और शा। ठीक है, निम्न में वर्णों के उच्चारण बताइए, कौन सा कहां से उच्चारण होता है, ये चा वर्ग है, तो बताया था कहां से, कंठ से, का, कंठ से, का के बाद कहां आता है, ता, तायु से, फिर मूर्धन से, तो क्या था, क्या है का से कंठ, तो का पे चा, चा था ता, तायु हो जाता है, ये क्या होता है, तायव्य। ठीक है, फिर टा वर्ग, का, चा, टे, ता, तो ये क्या था, मूर्धा है ना, बताया ना, फिर जीभ पे ये कंठ, फिर ऊपर भाग यहाँ टच होगी सीधे, फिर मुड़ के टच होगी, तो क्या हो जाएगा इसका, मूर्धन्य। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, ता, अब पा, 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 बा, ये कहा था, तो ये हुआ था कहां से हमारा, दांतों से, और फिर ये क्या था, ओष्ठ से। ठीक है, सबसे अंत में क्या आएगा, ओष्ठ, अब फिर ये औ, और इस तरीके से, तो ये हो गया ना। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये इन शब्दों का जोड़ा जाए क्या बनेगा, तो या फिर ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा, फिर खा बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये खा हो जाएगा। यह देखो म, री, दा, आ, मृदा। ठीक है, र, आ, ऐसे तोड़ के लिख दें, र, उ, पा, आ, तो क्या हो जाएगा, रूप, है ना, रू, बड़ा ऊ की बात है, रू, पा, रूप। ठीक है, बा, फिर रा, आ, जा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बरज, बड़ा, बा और रा, देखो रा भी, देखो बा ये खा आपने ऐसे, फिर रा, तो रा आया देखो, तो ये भी ये आधा होगा, क्योंकि इसके बीच में स्वर नहीं आया ना, तो स्वर नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका आधा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा ब्रा, अब फिर जा और फिर आए, तो इस तरीके से जब भी आधा शब्द होता है उसके बाद स्वर नहीं आता कोई भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ब्रज। ब्रज नहीं हुआ, क्योंकि अगर ब्रज होता तो कैसे बनता, बा बनता ऐसे, बा, फिर आ, फिर रा, फिर आ, फिर जा, अब फिर आ, इस तरीके बनता, याद रखिएगा। परंतु ये क्या है, ब्रज है, तो इस तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, वा, वाक्य ना, तो वा, फिर बड़ा आ, फिर का, अब जो आधा का है तो इसमें आ नहीं आएगा, फिर या सीधे, और फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाक्य। इस तरीके से ग्राम को तोड़ सकते हैं, कैसे, गा, ठीक है, फिर रा, दोनों ही, और फिर बड़ा, ठीक है, अब फिर मा, अब फिर आ, तो इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो ये 2 चैप्टर हमने खत्म कर दिए। अब हमारा तीसरा चैप्टर है, वो है शब्द और विचार। ठीक है, तो शब्द आप जानते हैं, शब्द के कई प्रकार हो सकते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। जो शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, और जिनको संस्कृत के थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, जो संस्कृत में प्रयोग होते थे परंतु उनको थोड़ा बिगाड़ करके हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वो हैं जो जिनका तो संस्कृत से आए हुए हैं, और तद्भव वो है जिनके थोड़ा सा उनको हमने चेंज करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये देखो दिया रहता है कि इसका तद्भव का तत्सम क्या होगा,
जैसे कार, कार को काज कहते हैं, काज या काम भी कह सकते हैं। तो जैसे आकार क्या होगा, आकार हो जाएगा। ठीक है, आश्चर्य को क्या कहते हैं, अचरज कहते हैं। ठीक है, अक्षत, अक्षत तो अच्छत कह देते हैं उसको। अक्षत जानते हो, राइस होता है, चावल होता है, उसको ही अच्छत कहते हैं वैसे तो यहाँ कुछ मुझे मैंने मार्क कर रखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अट्टारी का जो है वो अट्टारी, अटारी जो शब्द होती है उसका ये प्रयोग होता है। अमावस्या और अमावस जो शब्द हो जाता है। अक्षर और आखर ये बनता है, अक्षर और आखर। ठीक है, तो ये कुछ बाकी तो आप जानते होंगे। जो संस्कृत के वर्ड शब्द हैं वो क्या है, तत्सम है। जैसे आम्र चूर्ण, तो आम्र तो जानते हैं अब आम से बना हुआ है, और चूर्ण से बना है चूर्ण। तो चूर्ण से क्या होता है, चूर्ण से बनता है चूर्ण, तो अमचूर या आमचूर। ठीक है, वहीं जैसे अश्रु जो है वो आंसू को कहते हैं। अग्नि, आग का तत्सम क्या है, अग्नि है। अनाज का तत्सम क्या है, अन्न है। अमृत, अमृत का तद्भव है अमी, अमी किसका है, अमृत और अमी। ठीक है, आम्रताजी ने आप आम का होता है। अखेट, आखेट माने आहेर, आखेटक माने, ठीक है, वही आखेट और आहेर होता है, और आखेटक अहिर होता है। अश्विनी, अश्विन को असोज कहते हैं। असीम माने आशीष होता है। उज्ज्वल माने उदया होता है। ठीक है, उच्च माने ऊंचा होता है, उच्च माने ऊंचा। उष्ट्र माने होता है ऊंट, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करपस जो शब्द है वो कपास का यह है, कपास को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, करपस। इच्छु आप जानते हैं ईख होती है। उयोग जो होता है या मतलब याची होती है। ठीक है, याद रखिएगा, याचित क्या है, तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, कटु माने कड़वा। कपाट माने किवाड़ होते हैं। कंटक माने कांटा होता है। काक माने कौवा होता है, काग नहीं काक। ठीक है, काक भुसुंडी सुना ना, काक भुसुंड, तो काक भुसुंड माने कौवा। कुकुर माने कुत्ता होता है। ठीक है, कुपुत्र माने कपूत, वो जानते हैं। कृषक माने किसान होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ शब्द हैं। जैसे गर्दभ आप जानते हैं, गधे को कहते हैं। ठीक है, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम सुना होगा, कपूर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुना ना। ठीक है, वहीं कास माने खांसी होता है। कुंभकार कुम्हार होता है। कोई कोई होता है, जानते हैं। कंकड़, कंकड़ माने कंगन होता है, कंकड़ कंगन, याद रखिए बहुत पूछा जाता है। कज्जई तो ये जानते हैं। करतरी आप जानते हैं, कतरनी कहते हैं। कर्ण कान होता है। ठीक है, क्षत्रियो को खत्री कहते हैं, खत्री, कहीं छत्री लिखा रहता है तो वो भी याद रखिएगा, छत्री या क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या कहते हैं, खत्री या छत्री। खीर को ही क्या कहते हैं, क्षीर कहते हैं। क्षीर का तद्भव क्या है, खीर है। ठीक है, ग्रंथि किसका तद्भव है, गांठ का। ठीक है, ग्रामीण का गंवार, गंवार शब्द किसका, मतलब ग्रामीण को ही गंवार शब्द कहा गया है तद्भव में। गोमय जो होता है वो गोबर कहते हैं, गोमय इसको, गोबर को। गौर माने गोरा, कर्पूर गौरम सुना ना, गौरम माने गोरा। गौ, गौ माने गाय को। गुहा गुफा। ग्राम तो आप जानते हैं गांव। गंभीर माने गहरा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शब्द हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर है कि गोधूम जो है, आप सुनाओ, गोधूम गेहूं को कहते हैं। ठीक है, गोधूम शब्द आया है गेहूं को। ये घट मतलब घड़ा होता है। घट का मोस्ट इंपोर्टेंट है, घोड़े के शब्द को ये प्रयोग करते हैं, घट का। घृत माने घी, ये पर्यायवाची में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, चर्म, चाम जो चमड़ा होता है उसको कहते हैं। ठीक है, वहीं याद रखिएगा, चित्रकार, चितेरा शब्द बनता है। ठीक है, छत्र छाता होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, चतुष्पद चौपाया, चार पद। चंतुर्विश 20 होता है। ठीक है, चित्रक चीता होता है, चित्रक मैंने चीता, चीता का तत्सम क्या है, चित्रक। ठीक है, चक्र का चक्कर जब जानते हैं। छाया का छा होता है, छाया तत्सम है। ठीक है, वहीं जिह्वा का जीव आप जानते हैं। जंघा का जांघ। ज्येष्ठ का जेठ, बड़ा जिसको जमाता मतलब जमाई, जमाई या जमाई जो होता है उसको जमाता कहते हैं। ठीक है, फिर जीव सॉरी जीर्ण माना होता है झीना, पतया है ना, बहुत ही जीर्ण छीण होगा। ठीक है, जीर्ण माने झीना। ठीक है, तप में तपना। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माना होता है तीखा, बहुत ही तीखा कहते हैं, बहुत तीखा है। तपसी तपस्वी से बना हुआ है। तीर्थ तीरथ। तुंद माने तोंद। दधी माने आप जानते हैं दही होता है, दधी। ठीक है, और ये तो बाकी तो। द्विपट दुपट्टा। दुर्वा में दूब होती है, घास जिसको कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, धरित्री, धरती को क्या कहते हैं, धरित्री कहते हैं। धूम माने धुआं होता है। धतूर माने धतूरा होता है। ठीक है, और धन श्रेष्ठी माने धन्ना श्रेष्ठ। धान्य माने धान होता है। नग्न माने नंगा होता है। नक्षत्र माने नखत हो जाएगा। नकुल माने ये सब देखिए ना। ठीक है, और
और भी कुछ है, जैसे कि नींबू, नीम को कहते हैं निम्ब, निद्रा को नींद, नींबू को नींबू, पक्ष को पंख, पक्षी को पंखी, पर्यंक को पयंग, ठीक है। वहीं पत्र को पत्ता, पाषाण को पाहन, ठीक है। पाहन पूजे हरि में, ये वो कहते हैं ना, तो पाषाण कहते हैं पत्थर को, ठीक है। और प्रस्तर, ये पाषाण मतलब पाहन होता है, याद रखिएगा। ऐसे पूछ दे कई बार, याद रखना कि पाषाण पाहन और प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, याद रखिए। प्रस्तर मैंने पत्थर, ये दोनों चीज याद रखिएगा। प्रस्तर में क्या होता है, पत्थर होता है। पाषाण ऊपर है ना, पाषाण में पाहन। पिपासा माने प्यासा होता है। पुष्प माने पुहुप कहते हैं, पुष्प का तद्भव क्या होता है, पुहुप होता है। पुष्प का अगर फूल दिया हो, पुहुप दिया हो, तो आपको क्या यूज करना है, पुहुप, ठीक है। फिर यहाँ पैनीय, पनी, पनी माने पानी, ठीक है। पानी, पनी माने जज नहीं होता, पनी या पानी का जो तत्सम है वो क्या है, हमारा पनी है, ठीक है, जज नहीं है, क्या है, पनी। वैसे ही शब्दों से उच्चारण बनता ना। पंचम पांचवा, प्रिय माने पिए, ठीक है। तो अब बाकी शब्द ऐसे देख सकते हैं। पृष्ठ माने पीठ, ठीक है। परसु फरसा, भयवर्ध माने ब्याज, बंध्या माने पांच, बुभुक्षु माने भूखा, ठीक है, बुभुक्षु माने भूखा, भाग्नी माने भांजा, भगनी माने बहिन, ठीक है। मशक माने मच्छर, और मक्षिका मतलब मक्खी, ठीक है। मनुष्य, मानुष का मनुष्य हो गया, मरु का पक्षी हो गया, मित्र का मीत हो गया। तो ये कुछ शब्द हैं और मैं दिखा देता हूं आपको। आप एक बार इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फटाफट मैंने मार्क कर दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है उसको करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं देशज शब्द। देशज में जो अपने आसपास के क्षेत्र में जो फेमस हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, ढोर जानवर कहते हैं, खचाखच भीड़ को कहते हैं, फटाफट माने फटाफट करो, मुक्का। तो ये शब्द जो है वो क्षेत्रीय भाषा के शब्द है जिनको हम देशज शब्द कहते हैं, जो किसी भाषा में प्रयुक्त होना शुरू हो गए, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, ठीक है। वहीं अपनी गढ़ंत से बने शब्द अपने आप गढ़ देते हैं, जैसे ठठेरा, ठीक है, या परात, ये भी कुछ दूसरे विदेशी भाषाओं शब्द भी आए हैं, तो उन सबको आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो कहाँ से आए हैं, बाहर से आए, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ संकर शब्द होते हैं, याद रखिए संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों से बन के बने, जैसे वर्ष गांठ, तो वर्ष एक संस्कृत शब्द है और जबकि गांठ कौन सा है, हिंदी का शब्द है। तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे उद्योग संस्कृत शब्द है, पति जो है वो हिंदी का शब्द है, तो बना है उद्योगपति, ठीक है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है जबकि घर किसका है, हिंदी का शब्द, बन गया टिकट घर। तो ये क्या है, हमारे इस तरीके शब्दों क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो ऐसा कहीं आए पढ़कर समझ जाइएगा कि ये क्या है, ठीक है। वहीं से कुछ फारसी के शब्द जैसे अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, तो ये सब तो याद नहीं कर पाएंगे आपको और करना भी नहीं चाहिए, इतना तो समय नहीं है। कि देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जो जुड़ गए तो बस वो उन्हीं का नाम बन गया। जैसे कि मैं कहूँ दशानन, अब आप दशानन मतलब तो है तो क्या 10 सिर, दशानन क्या होता है, 10 सिर, जिसके 10 सिर हो, परंतु आप नाम सुनते ही किसका नाम आपके सामने आएगा, रावण का नाम आएगा कि रावण है ये। अर्थात जब कोई शब्द किसी के साथ जुड़ जाता है ना, तो वो उसी के नाम से ही फेमस होता है, उसको कहता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, पर फिर भी जैसे गाय, दूध, ये क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं जो बस इनका प्रयोग होता होते इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आप उसका आपके सामने आते ही आप तुरंत समझेंगे कि यही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये है जैसे अनेक शब्द हैं, पर्यायवाची है, जिनके आगे बात करेंगे। व्योम शब्द है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, ये भी इन्हीं शब्दों के प्रकार हैं, ठीक है। तो बस छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे आगे बात करेंगे बाकी शब्द के बारे में, ठीक है। जैसे कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आप बताइए इनमें तत्सम कौन सा है। आप जानते हैं अश्रु जो है वही तत्सम है, किसका है, आंसू का। ऊंचा का उच्च होता है, ये तद्भव शब्द है। आग का अग्नि होता तत्सम, और चीता का चित्रक होता है। करेक्ट, कौन सा शब्द जो है वो तत्भव है, तो आप जानते हैं इसमें जो तत्भव है, क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है, तो ये तत्सम है। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण होता है। ग्रह का घर होता है, ग्रह होता है, और ग्रह है ना, तो घर होता है। और गांठ का ग्रंथि होता है, गांठ क्या है, तद्भव शब्द है, बाकी ग्रंथि क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके ये चैप्टर खत्म हो गया फिर हमारा। अब आते हैं शब्द पर विचार करते हैं। शब्द देखो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके
अर्थ में, यानी कि उनके वचन लिंग आदि के हिसाब से उन पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है। और यहां पर क्या है अविकारी में? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये जो है इनको हम अविकारी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि विकारी और अविकारी, जिसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पूछ सकता है इसमें कौन सा विकारी का भाग है और कौन सा अविकारी है, तो याद रखिएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं, अगर संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा मुख्यतः अब किसी वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हम, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति और जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा को हिंदी में मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद माने गए: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। अब ये सब जानते हैं आप। ठीक है। अब जो जातिवाचक है, जो किसी शब्द जाति का प्रयोग करता है, जैसे कि आदमी, आदमी क्या है? जाति है। टीचर, अध्यापक, अध्यापक क्या एक जाति है, क्योंकि उसमें सभी पूरे एक वर्ग को समाहित करता है। ठीक है। भाववाचक, भाव पैदा होता है, जैसे शिशु से क्या बनेगा? शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है, जिससे भाववाचक संज्ञा क्या बनता है? शैशव। ठीक है, या शिशुता। विद्वान से क्या बनता है? विद्वता। मित्र से क्या बनता है? मित्रता। तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। और इनसे क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा। पशु से पशुता, पुरुष से पौरुष, ये पुरुषत्व। सती से सतीत्व। ठीक है। गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व। तो ये जो शब्द है इस तरीके से बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे सर्वनाम बन सकता है, जैसे मम से ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वत्र, निज से निजत्व, अपना से अपनत्व या अपनापन। ठीक है। विशेषण से भी बन सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य। ठीक है। तो ये शब्द अगर कुछ आए, जैसे ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, तो अगर पूछे कि आपको विशेषण दिया हो और पूछे कि इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो इस तरीके बनाना है। बुरा से क्या बनेगा? बुराई। मोटा से क्या बनेगा? मोटापा। मीठा से क्या बनेगा? मिठास। तो इस तरीके जो शब्द हैं उनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। वही क्रिया से बन सकता है, जैसे सुनना से क्या बनेगा? सुनवाई। गिरना से क्या बनेगा? गिरावट। कमाना से क्या बनेगा? कमाई। बैठने से क्या बनेगा? बैठक। पहचानने से क्या बनेगा? पहचान। तो ये शब्द जो है इस तरीके से। ठीक है। कुछ अव्यय होते हैं, अव्यय से भी बन सकते हैं, जैसे दूर से क्या बनेगा? दूर से भाववाचक संज्ञा दूरी। ऊपर से ऊपरी। धिक से धिक्कार। शीघ्र से शीघ्रता। मना से मनाही, इस चीज की मनाही है ना। निकट से निकटता। नीचे से निचाई। समीप से समीप। इस तरीके से। सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के जो आप जानते हैं 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसको कर सकते हैं, मैं और हम। मध्यम में तुम और आप, और बाकी जो आते हैं वो किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। तो याद रखिएगा ये हो गया। ठीक है। अब इतना समय नहीं है वैसे, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखिए कि कौन सा क्या होता है। बाकी हम बात करें निश्चयवाचक क्या होता है, जहां पर कोई चीज, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई चीज जैसे जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति को या पदार्थ को इंगित करते हैं, जैसे वह है, ठीक है, यह है, ये, वे। तो इस तरीके जो किसी चीज को, दूर की वस्तु को या पास की वस्तु क्या कहते हैं? इंगित करने हेतु प्रयोग करते हैं कि वह वस्तु, वह किताब, यह बुक, वे आदमी। इस तरीके जो शब्द आता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? ठीक है, जहां पर जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में कोई सूचना ना दी होगा। जैसे यह किताब, ये तो पता है निश्चित है कि यह किताब। कोई आदमी, नहीं, कोई आदमी आया है, कोई दरवाजे पर आया है, पानी में कुछ है, अब पता नहीं क्या है। तो जब ऐसा कोई शब्द होता है जहां पे हम अनजान होते हैं, निश्चित नहीं होता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। संबंध, जहां हम किसी से कोई रिश्ता, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जो सोएगा सो खोएगा। अब ये संबंध किसका है? कि जो सोया है ना, सो खोया है। तो यानी कि जो उसका सो से संबंध है। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये क्या है? संबंधवाचक है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो कौन नहीं डरता? जो सत्य बोलता है, यानी इसका इससे संबंध है। प्रश्नवाचक, जहां पे हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कौन, किसके, क्या, ये सब के सब क्या है?
संबंध प्रश्नवाचक है। निजवाचक जहां हम अपनापन बताते हैं, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा है, इस तरीके जो शब्द आते हैं उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अब आते हैं क्रिया की। तो क्रिया के ये कुछ भाग हैं। अब यहाँ पे इतना सब टाइम नहीं है कि इतना सब किया जा सके, तो छोड़ देते हैं इसको। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वो सब ठीक है। ये तो पहचान है ना, भूत का ये भविष्य है, तो वो तो आप जानते हैं ना कि पढ़ के समझ बता सकते हैं कि ये किसका है, भविष्य की बात हो रही है कि वर्तमान की हो रही है, किसकी बात होती है। विशेषण आप जानते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुण जो किसी के गुणों बताता है, वह यह किताब, वह कुत्ता, मतलब सफेद कुत्ता, ठीक है, कैसे सफेद गाय, इस तरीके जो किसी की विशेषता है उसे कहते हैं गुणवाचक। संख्यावाचक जहां पे नंबर आ जाता है, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौगुना, इस तरीके के शब्द आते हैं जहां संख्या आ जाती है उसे कहते हैं संख्यावाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, जहां मात्रा बताई जाती है, जैसे 2 लीटर, ठीक है, यहां पे देखो मात्रा है, ठीक है, 5 केजी, थोड़ा बहुत, इस जो होता है। संकेत जहां पर किसी इंडिकेट करते हैं, कोई सज्जन, ठीक है, उस पुस्तक, तो इस तरीके से इस गेंद। और व्यक्तिवाचक तो आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति की, जैसे कश्मीरी है ना, बीकानेरी है, हिंदुस्तानी है, तो क्या होगा, वो इसकी व्यक्तिवाचक हो जाए। प्राविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, अब परिश्रमी तो क्या है, खुद ही अपने आप में विशेषण है, और बहुत परिश्रमी तो परिश्रम को भी बता दी विशेषता की, बहुत ज्यादा परिश्रमी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका प्राविशेषण, ठीक है। जैसे या अति विनम्र, विनम्र तो खुद ही एक विशेषता है, और अति जुड़ गया तो क्या हो गया, और ज्यादा विनम्र, यानी कि ये प्राविशेषण हो गया, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो विशेषण पहचानने वाले जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बाकी छोड़ देते हैं हम यहां से, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ और काम का है नहीं है, ठीक है, बस, ठीक है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, हम जानते हैं। जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होते रहता है, ठीक है, जो प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, जैसा प्रयोग होगा वैसे ही, ठीक है। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताना आप कौन से है, तो बताइएगा। रमेश एक जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी जातिवाचक नहीं, तो व्यक्तिवाचक हो गया ना, क्या पूछा है, जातिवाचक संज्ञा, तो जो एक किसी समूह को व्यक्त करती हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यकड़ी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। अब किस चीज की, आम की यकड़ी है, किस चीज की, तो वो एक बात हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब की, ठीक है। ये देखिए बाकी, अब जैसे यहाँ पे कह रहे धीरे, क्या होगा यहाँ पे, तो धीरे बोयो कोई सुनिएगा, है ना, यही होगा ना, तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, वो है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए कारक चिन्ह में जो है आप जानते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, एक होती है विभक्ति जो संस्कृत में थी, उस विभक्ति को एक्सप्रेस करने हेतु क्या कहते हैं, हम 8 प्रकार के कारक चिन्ह माने जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता, कर्ता ने, तो जो ने शब्द आता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, कर्ता ने। फिर आता है कर्म को शब्द जब आएगा क्या होगा, कर्म होगा। कर्ता ने कर्म को, करण, करण क्या होता है, करण से द्वारा, ठीक है। अब जब भी संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, के ये, ठीक है। और फिर होता है अपादान। अपादान जब हमको किसी से वर्ग तो आता है, इसमें भी, यहां भी देखो से आ रहा था, द्वारा आ रहा था, अपादान में भी से आता है, परंतु जब हम किसी चीज से सेपरेट होते हैं, दूर जाता है, जैसे पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो पेड़ से टूट के हट रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, अपादान आएगा। फिर संबंध आता है, संबंध जब किसी चीज को संबंध जोड़ते हैं, का, की, के जो शब्द आएगा वो संबंध है। और में पर जो आता है वो किसका आता है, अधिकरण आता है, अधिकरण। और फिर बाद में हे भो ये जो शब्द आते हैं वो किस वजह से आते हैं, संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से जान, ठीक है, ऐसे पढ़ते ना, कर्ता ने कर्म को करण से जान, ठीक है। संप्रदान के ये अपादान से में पर, ठीक है, और ये फिर संबंध का, की, के और अधिकरण में पर, तो वापस आ जाएगा उस तरीके से। तो देखो कर्ता ने शब्द आता है, इसका चिन्ह क्या है, यानी हम कर्ता जब भी है उसकी क्या प्रयोग करेंगे, ने शब्द। जैसे राधा ने, ठीक है, राधा ने शब्द, ने शब्द आगे क्या है, ये क्या है, श्याम ने,
मीना ने, गीता ने, ये सब क्या है, उसने, जो ने शब्द आया ये क्या है, कर्ता। अब कर्म क्या है, कर्म, ठीक, कर्म कारक में क्या जोड़ता है, कर्ता ने कर्म को शब्द जोड़ेगा। जैसे राधा ने, तो ने क्या होगा, अब यहाँ पे ने शब्द आ गया हमारा कौन सा, ये हो गया कर्ता कारक चिन्ह, और को क्या होगा, कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, ठीक है। स्वाति का ये जा रही है, ठीक है। अब मीना ने, तो ने शब्द आप जानते हैं जुड़ गया, और तो को शब्द आगे किसके, ये तो प्रयोग हो जब भी, तो ये क्या है, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या है, ठीक है, कर्ता ने कर्म तो को शब्द जो आएगा वो क्या है, इस तरीके से ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यह एक चीज जानना है कि जो कारक चिन्ह है वो सिर्फ सजीव कर्म के साथ ही आता है, कभी भी निर्जीव कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे नौकर को, ठीक है, गीता को, राधा को, ठीक है। अब यहाँ वह पत्र, अब पत्र क्या है, एक क्या निर्जीव है, तो यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, वह पत्र को थोड़ी ना हो जाएगा। कॉलेज क्या है, एक निर्जीव है, तो इसके साथ, इसके साथ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो किसके साथ आता है, हमेशा सजीव के साथ ही प्रयोग होता है। ठीक है, निर्जीव के साथ ऐसा प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट होता है करण। करण में बताया था आपको क्या होता है, इसमें के द्वारा शब्द आएगा, या से, या फिर क्या आएगा, के द्वारा। जैसे मैं कयम से लिखता हूं, तो संबंध जुड़ा है, इसमें सेपरेशन नहीं हुआ है। जहां सेपरेशन हो जाएगा बताया तुमने यहाँ पे, कि जब दूर हो जाए किसी चीज से तब बात आएगा, यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, मैंने गिलास से पानी पिया, ठीक है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, ठीक है, प्रिया पेंसई से, पेंसई द्वारा चित्र बना रही है, तो जहां द्वारा आ जाएगा इससे आ जाएगा। जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो ये शब्द क्या है, ये है हमारा करण चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है, तो करण। ठीक है, फिर आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि ये को आएगा, को, ये जैसे सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, या मेरिट में आने के ये, ठीक है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान। ठीक है, जहां पर सम कुछ प्रदान किया जाए, कुछ किया जाए, तो वहां पर क्या आता है, सम प्रदान, वर्ड से बना है सम प्रदान, किसी को कुछ दिया जाए, कुछ प्रदान किया जाए, देना, तो जहां पर भी देने से शब्द होगा उसे क्या कहेंगे हम, संप्रदान। ठीक है, फिर है अपादान। अपादान का होता है पृथक होना, सेपरेट होना। अगर इनका अर्थ भी समझ जाएंगे ना, देखिए तब भी आप इसमें से करता तब जानते हैं, जो कुछ काम करता है, फिर कर्म, ठीक है, वो भी जानते हैं। फिर है अपादान, मतलब जिस अपादान का अर्थ होता है सेपरेट होना, किसी से दूर हटना। तो इसमें क्या प्रयोग है, से, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता क्या है, पेड़ से सेपरेट हो रहा है। नदी पहाड़ से निकलती है, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो जहां पे कोई चीज सेपरेट होगी वहां पे क्या आएगा, वो आएगा हमारा अपादान। फिर आता है संबंध। संबंध किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे कि अजय की पुस्तक, तो यहाँ बता रहा है कि जो की शब्द है वो किसके याद है, अजय के साथ संबंध बना रहा है, तो यहाँ पर का, की, के, रा, री, ये शब्द आएंगे, वो क्या है, संबंध है। संबंध यानी कि कोई ना कोई आपको जुड़ाव महसूस होगा वहां से। ठीक है, विजय का भाई, मेरी उम्र 50 वर्ष है, ठीक है, ये सब क्या है, याद रखिएगा। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण शब्द क्या है, जहां पर कोई आधार, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस, तो इसमें देखो में पर एक शब्द आते हैं, याद रखिएगा, में पर। ठीक है, जैसे में, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में, तो किसी चीज में जब कुछ होती है ना, किसी चीज में कोई चीज होना, उसे क्या कहते हैं, में या पर। तो जब कहीं पर कोई चीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। ठीक है, और फिर तो बात विस्मय बोधक तो आप जानते ही हैं, संबोधन करना होता है, हे ईश्वर, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया, अरे गुरु जी, ये सब जो शब्द आते हैं इसे कहते हैं संबोधन। ठीक है, कर्म कारक जो होता है और संप्रदान कारक में अंतर है। कर्म और संप्रदान कारक में क्या है अंतर, तो कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कहां पे पड़ेगा, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वहीं संप्रदान में को जो विभक्ति से कर्म पर कुछ प्रभाव प्राप्त होता है, जहां कोई चीज रिसीव होती है ना, वहां पे क्या होता है, संप्रदान होता है। और जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा, पहचान जाएंगे आप आराम से वहां पर, बस थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो। ठीक है, बाकी तो ये सब है ही। बाकी ये समय है, कौन सा वाक्य दिया रहता है इसको पहचानना होता है कि किसका है, भूत का है, भविष्य का है, वर्तमान का है, तो ये तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं वाच। वाच जानते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। अंग्रेजी में इसको वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
ठीक है, और उसमें दो ही होते हैं, यहाँ पे तीन होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। जहां पर कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है, कर्तवाच्य। अब मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ऐसे जब द्वारा शब्द आएगा वो क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे दूध सीता के द्वारा पिया जा रहा है, पत्र सीता के द्वारा, तो ये द्वारा शब्द आ गया ना, वो क्या है हमारा, कर्मवाच्य। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, समझ गए ना। और भाववाच्य जहां पे कोई शब्द भाव प्रधान होता है, जैसे ठीक है, मुझे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे ऐसा नहीं किया जाता है, मुझसे खीर नहीं खाई जाती, जहां पे कुछ ना किया जाने की भाव आए, मुझसे ऐसा नहीं होता है या वो नहीं होता है, ये जो भाव आता है उसे कहते हैं भाववाचक। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप बताइए हिंदी में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए इसमें से फटाफट। ठीक है, हिंदी है, दही है, चांदी है, या पूर्णिमा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। छात्रा, छात्रा, वधु, जीवन, पृथ्वी। ठीक है, तो जीवन, अब देखो इसमें क्या है तक, ऐसे जब शब्द है ना, इनको आप प्रयोग करके देखा करिए। ठीक है, तो अब हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारा मातृभाषा नहीं है ना, हमारा मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, दही बहुत मीठी है, कि दही बहुत मीठा है, सोच के दही। ठीक है, आज अमावस की रात है, कि अमावस का रात है, आज पूर्णिमा की रात, सोई आज पूर्णिमा की रात है, की। ठीक है, यह चांदी का चम्मच है, नहीं होता, चांदी की चम्मच है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना, तो दही तो याद रखिएगा। ऐसे ही कौन सा, छात्रा, वधु, पृथ्वी, ये सब जानते हैं। जीवन, तो जीवन क्या है, स्त्री नहीं है। नर का स्त्री क्या होगा, नारी हो जाएगा, नर का स्त्री नारी। वीर का स्त्री कौन सा होगा, वीरांगना हो जाएगा, वीरता नहीं, वीरान नहीं, वीरांगना। युवती का पुरुष क्या होगा, युवक हो जाएगा। दासी का पुरुष क्या हो जाएगा, ठीक है, दासी का क्या हो जाएगा, दास। ठीक है, कवि का कौन सा हो जाएगा, कावित्री। याद रखिए, कभी कभी ये भी याद रखिए, कावित्री ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी इसका पूछा था, सही वर्तनी पूछ देता है, तो कावित्री, कावित्री, कावित्री का बहुत बार वर्तनी पूछा गया है। हिंदी में वचन कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, बताइए। ये सही पूछा था ना, गाय, गाय घास खाती है, तो गाय, गाय हैं, गायें घास खाती हैं, गायों घास खाती हैं, गायों घास खाती हैं, ये गाय घास खाती हैं, तो गायें घास खाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक क्या है, तो पेड़ से कोई चीज सेपरेट होता है, तो बताया था जब भी कोई सेपरेट होगा तो क्या कहेंगे, उसको अपादान कहते हैं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, तो पंडित जी शब्द में कारक चिन्ह कौन है, पंडित जी ने शब्द है तो कर्ता ने, है ना। राजीव ने, तो यहाँ पे कारक चिन्ह में शब्द है, राजीव ने गरीबों, एक मिनट, में शब्द है ना, में कारक है, तो यहाँ में शब्द आया क्या, राजा ने गरीबों को कमाई दी, तो में तो शब्द आया नहीं ना। अच्छा, ने है, तो ने अगर है तो कर्ता ही माना जाएगा इसमें, गरीबों में कमाई दिए ना, गरीबों को होना चाहिए यहाँ पे, कारक चिन्ह से थोड़ा सा शायद हो गया। ठीक है, वह वय से खेला है, तो यहाँ सेपरेट नहीं हो रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, या करण हो जाएगा, जहां सेपरेट ना हो किसी चीज से। ठीक है, तो वहां से। ठीक है, नाव नदी में डूब गई, में, तो किस में डूब गई, ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये अधिकरण हो जाएगा, में पर, उसमें, उस पर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो ने आया तो कौन सा, कर्ता हो गया। ठीक है, वहीं हिंदी भाषा में कितने कार्य माने गए, तीन, वर्तमान, भविष्य और भूत। हिंदी भाषा में वाच्य कितने भेज होते हैं, तीन, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कार्य का अर्थ क्या है यहाँ पे, समय से है, तो समय। वाच्य से क्या, वाच्य का अर्थ क्या है, ठीक है, क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का कार्य, या क्रिया का रूप, किस रूप में बात करते हैं। ठीक है, उस तरीके से ये क्रिया का जो उद्देश्य क्या होता है, हम किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, उसको भाव क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो वाच्य से प्राप्त होता है क्या, क्रिया का उद्देश्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, राजा ने गरीबों में कमाई, तो में कारक चिन्ह होता है संप्रदान का, यानी में पर संप्रदान। ठीक है, याद रखिए। बाकी ये तो देख सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। अच्छा, ऐसे पूछ देता है कभी कभी, रेखांकित शब्दों को कारक बताइए,
ठीक है, मैं शहर से जा रहा हूं, तो अब बाहर जाना है। अब पता ही है कि जब कोई चीज सेपरेट होता है इससे, तो बताइए कौन सा होगा। वह तुम्हारा संबंध बताने की कोशिश कर रहा था ना, तो वह तुम्हारा है, मित्र है। पक्षी पर, में पर बताया था ना, में पर बताइए कौन सा है। से किसी चीज से, अब ये हट नहीं रहा, ध्यान रखना। जैसे करण होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे। फर्श पर, में पर बताया था आपको, यहाँ पे भी वही आया, तो बताइए इसमें फटाफट कौन सा है। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं आप सब। ठीक है, एक बार रिवाइज भी कीजिए, यहाँ पे बताइए इनमें से। ये हो गया। तो हमने यहाँ तक काफी चीजें समझ चुके हैं। अब आते हैं संधि। संधि जो आप जानते हैं, मुख्यतः वैसे तो आपको संधि तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम यहाँ पे ज्यादातर जो स्वर संधि से ही क्वेश्चन आता है, जिसको आपको पहचानना होता है, तो हम बात करेंगे स्वर संधि की। ठीक है, जहां पे दो स्वरों के जोड़ से एक संधि बनती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में से सबसे बड़ी जो संधि है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ माने होता है जब कोई छोटा शब्द जो है, दो छोटे शब्द जुड़ करके हमेशा बड़ा हो जाए, कोई भी चीज भाव बढ़ जाए उसका, तो चाहे वो दो छोटे जुड़े, चाहे एक छोटा एक बड़ा जुड़े, चाहे दो बड़े स्वर जुड़े और एक उससे बड़ा स्वर बन जाए, यानी कि दो ह्रास स्वर जुड़ करके एक दीर्घ स्वर बनाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो जैसे अन्न और अभाव, तो अन्न में छोटा आ है और अभाव में छोटा आ है, तो अन्ना भाव बड़ा हो गया ना। भोजना, ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गया। महाआत्मा, महाआत्मा हो गया। तो बड़ा जब भी आएगा ना, चाहे आ ई, आ ई छोटी, सॉरी, आ ई और ऊ जो है, ये क्या होता है जोड़ करके, आ ई, ये छोटी ई था, ऊ ये छोटा ऊ था ना, ऐसे शब्द बन जाते हैं। वहां पे हम क्या कहते हैं, और ए हो जाएगा, ओ औ हो जाएगा, तो जैसे वहां पे क्या होता है, उसको कहते हैं दीर्घ। दीर्घ में बड़ा हो जाना, तो याद रखिएगा। फिर होता है गुण। ठीक है, गुण संधि। गुण संधि याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आ और ई से गुण चेंज हो जाएगा, यानी कि ए बन जाएगा, गुण चेंज हो गया तुरंत। देखिए आ ई तो थे दो, और उनका गुण चेंज हो गया तो तीसरा बन गया कोई भी। तो जब आ ई उ ऐसे जुड़ के ए और औ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुण। तो गुण चेंज हो गया, देखो आ देव और इंद्र, तो ई यानी कि देव में आ और ई, तो ए बन गया, देवेंद्र बन गया। गण ईश से गणेश बन गया, यथा इष्ट से यथेष्ट बन गया, रमा ईश से रमेश बन गया, वीर उचित से वीरोचित बन गया, र और उ तो ओ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके महा उत्सव से महोत्सव बन गया। तो जहां पे गुण चेंज हो गया, यानी कि एक नया शब्द बन जाता है, उसे कहते हैं क्या, गुण संधि। अब आता है वृद्धि। वृद्धि, वृद्धि का अर्थ है कि एक मात्रा बढ़ जाना। क्या हो जाना, एक मात्रा, जैसे आ और ए जुड़ के ए बन जाएगा, तो आ और ए इसमें क्या होगा, उसकी मात्रा एक बढ़ जाएगी, तो आ एक और एक, तो एक हो गया। ठीक है, परम ऐश्वर्य तो परमेश्वर हो गया, सदा एव तो सदैव हो गया एव। ठीक है, तो यानी जो या तो ए और या फिर ए है, जब भी किसी के साथ आ ई ऊ के साथ आएगा तो क्या होगा, इसमें दो मात्राएं बन जाएगी ऐसे। जैसे ओ है, जब भी आ ई ऊ के साथ आएगा तो क्या होगा, ये औ हो जाएगा, औ। तो इस तरीके जो शब्द हो जाते हैं, एक मात्रा पड़ जाती है, उसे कहते हैं वृद्धि। वृद्धि हो गई ना, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे महा औषध, तो महौषध हो जाएगा। ठीक है, वन औषध, वनौषध हो जाएगा। महा ओजस्वी का हो जाएगा, महोजस्वी हो जाएगा। परम ओजस्वी का हो जाएगा, परमौज हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं यण संधि। ई को यड़ची कहते हैं, ई को या हो जाता है, तो ई को ई से क्या बन जाता है, या बन जाता है, ई को यड़ची कहते हैं इसको। इसका सूत्र क्या होता है, ई को यड़ची। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ई को या में चेंज करना है, तो ई जो है या शब्द बन जाएगा, तो यण संधि हो जाएगा। यण जैसे, अब ऐसे याद रखिएगा इसको, एक मिनट, जैसे ई ऊ से क्या बनेगा, या, तो जैसे अति अधिक, तो क्या बनेगा, अत्यधिक। अति और अधिक से इति आदि इत्यादि, या शब्द में नदी आगम, नद्यागम। अति उत्तम, अत्युत्तम। अति ऊष्म, अति ऊष्म। प्रति एक, प्रत्येक। ठीक है, तो ये, तो ई जो है या में, ऊ जो है वा में, री जो है रा में, तो ऋ जो है रा में। तो याद रखिए, ई या में चेंज होता है, ऊ वा में चेंज होता है, और रे जो है वो रा में चेंज होता है। तो इस तरीके जो समझते, यानी कि जो स्वर हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, व्यंजन में चेंज हो रहे हैं। तो जहां पर भी स्वर जो है वो व्यंजन बन जा रहा है, उसको यण संधि कहते हैं। तो ये हो गया यण संधि। ठीक है, तो अभी हमने देखा, क्या देखा, देखो वृद्धि देखा जिसमें एक मात्रा बढ़ जा रही थी। इसमें हमने देखा कि दो छोटे स्वर में एक बड़ा स्वर बन जा रहा था, तो दीर्घ स्वर था, दीर्घ बन जा रहा था। गुण, गुण जहां पे चेंज हो जा रहे थे, यानी कि वो ई जो है वो ए में चेंज हो रहा था, है ना, और औ में चेंज होता था। गुण चेंज हो गया ना, आ और ई से ए बन रहा था, और आ और ऊ से औ बन रहा था। तो ये जो हो गया। अब आते हैं हमारे, वो है अयादि संधि।
अयादि संधि में अय शब्द आ जाएगा, नाम से ही अयादि है तो अय। आ और देखो ई और ए से क्या बनता है, अय बनता है। ए और आ से क्या बनेगा, अय। अय और आ से आय बनेगा, बड़ा आ। तो अगर ए है तो अय बनेगा, और अय है तो आय बनेगा, ओ है तो औ बनेगा, और औ है तो आओ बन जाएगा। जैसे ने अन तो नयन, ठीक है, ने और अन बन गई नयन। नय अक मतलब नायक बन गया। पो अन मतलब पावन बन गया। पौ अक मतलब पावक बन गया, बड़ा आ और छोटा, इस तरीके से। तो इस तरीके ये क्या है, आयादी। तो नाम में रखिए आयादी, आओ, ठीक है, या आओ, या फिर आए आए, आए आए आओ आओ, या देखिए आए आए आओ आओ, ये जो है आयादी संधि है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब आते हैं व्यंजन संधियां। तो व्यंजन संधि क्या होता है, जहां पर कोई एक व्यंजन है, जैसे वाक और ईस, तो वागु क्या बन जाएगा, वागीस से बनता है वागीस, गा शब्द बनता है, का और ईस बनता है गा, ठीक है। और दिग्गज से दिग्गज दो बार हो जाता है। वाक दान से वागदान। तो एक शब्द जो है ना, जो का शब्द है वो किसमें चेंज हो जाता है, गा शब्द में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सत जो ता शब्द है वो दा में चेंज, सत वाणी का सदवाणी। अच से अत और अंश से अंतच, ऐसे शब्द होते हैं। तो इसको तो उतना मत जाइए, वो वही संधि अक्सर पूछी जाती है, बाकी तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो वो तो आप सीखने में बहुत टाइम जाएगा। पर अभी उतना याद रखिएगा जो मैं बताया आपको। फिर विसर्ग है, जहां पे पीछे जैसे मनः अविराम, तो मनोविराम हो जाएगा मनः। यस अब रियासत यस, ठीक है, मनः अनुकूल मनो, ठीक है, तो विसर्ग करते हैं। अतः एव अतएव, यस इच्छा यस इच्छा, तप वन तपोवन, ठीक है, अध गामी अधोगामी। तो ये खैर अभी समय नहीं है उतना ज्यादा, ताकि आप सब सीखें, ठीक है, पर कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। संधि क्या होता है, जहां दो शब्दों के, जहां दो वर्णों के मिल से एक कुछ शब्द बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जहां दो वर्ण मिलेंगे तो उससे एक नया शब्द बनेगा, उससे कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तो वैसे तो देखा जाए संधि मुख्यतः संधि तो वैसे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, तो ग्रीस, ठीक है, गिर प्लस ईस तो बना है ग्रीस, मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, तो कौन सा हो गया, वृद्धि हो गया, कौन सा हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया ना ग्रीस। परोपकार, पर पर प्लस उपकार, तो पर और आ और उ से क्या बन गया, ओ बन गया है ना, तो परोपकार। मतक है, मत प्लस एक तो मतक बन गया। और संतोष, तो जो संतोष शब्द है, इसमें आप जानते हैं कि इसमें, ठीक है, क्या नहीं है, स्वर संधि नहीं है, बाकी तीनों में देखो, इसमें मात्रा अय हो गई है, इसमें ई हो गई है, इसमें ओ हो गया है, तो ये सब है। यशो गीत या यशोगान, तो यश अह यशः क्या बनेगा, यश और गान, तो यश गान, यानी कि ये कौन सी हो जाएगी, हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये हो गया, कुछ कुछ ये शब्द दे रखे हैं, आप इनके मैच करके बताइएगा। शब्द अर्थ क्या बनेगा, शब्द छोटा दा है और आ, तो बड़ा हो जाएगा शब्दार्थ, ठीक है। वृद्धि संधि हो गई ना, सॉरी वृद्धि क्रम में दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ होना बड़ा हो जाएगा। गज ई, तो जा और ई बनेगा, ए बनेगा गजेंद्र बन जाएगा, ठीक। प्रति उत्तर से क्या बनेगा, प्रत्युत्तर, आधा या हो जाएगा, ई और ऊ में क्या बनता है, या बनता है, तो प्रत्युत्तर, ठीक है, ये बन जाएगा प्रति, कौन सा प्रत्युत्तर, ये बनेगा सा, ठीक है। सु आगत से क्या बनेगा, स्वागत बनेगा, स्वागत, सु और आ से वाह स्वागत। कवि इच्छा से कवि इच्छा बनेगा, कवि इच्छा, ठीक है, कवि इच्छा। फिर यहाँ पे दे रखा है, कह रहे इसका संधि का भी बताइए। अन्यार्थ, ठीक है, तो यह पर प्लस उपकार, परोपकार, ठीक है। तो इन सब को बताइए फटाफट कि कौन सा इसमें संधि है, तो ये सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसमें देखो ना बड़ा हो गया ना, अन प्लस अर्थ क्या बनेगा, अन्य अर्थ है ना, तो बनाइए सबको फटाफट। ओके, यहाँ पे भी कुछ दे रखे हैं, यही बनाए तो मैं फटाफट इनकी बना के कमेंट में कर दीजिएगा। ये इनके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी इनका विच्छेद करके बताइए कौन सी संधि है, उसका कौन सा भाग होगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा संधि, खत्म हो गया। अब आता है हमारा समास। समास आप जानते हैं समास के कितने भाग होते हैं वैसे तो, ठीक है। समास क्या होता है, समास का अपोजिट होता है व्यास, तो समास का अपोजिट क्या है, व्यास।
जब हम किसी शब्द को बढ़ा के बिखरा बिखरा के बातें करते हैं तो उसे कहते हैं व्यास, और जब छोटे भागों में बात करते हैं, छोटे शब्दों में बात करते हैं, उसे कहते हैं समास। सर्वप्रथम समास के वैसे तो 6 प्रकार माने गए हैं। इसमें से जो सर्वप्रथम समास पढ़ रहे हैं वो है अव्ययी भाव। इसके कुछ शब्द होते हैं जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिक्षण, हर क्षण। यहाँ पे एक शब्द क्या होता है, एक पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो जैसे यथा संभव, संभव जैसा हो, जैसा संभव है, आजीवन, जीवन भर, पर पेट, पेट भर कर, ऐसे कर या संभव ऐसे शब्द आते हैं, उसे कहते हैं अव्यय भाव। ठीक है, तो ये तो तोड़ पाएंगे। अब आते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें जैसे ग्राम गत है ना, तो ग्राम गत हो, गांव को गया, तो गत माने क्या होता है, जाना। तो जो पीछे शब्द है ना, जो पीछे, गत माने उस शब्द को ये इंगित करता है। जैसे प्राप्त, तो पद जो प्राप्त, पद प्राप्त का किस चीज का है, कि पद जो है, पूरा शब्द जो है वो किसको इंगित करता है, पीछे जो शब्द है उसके बारे में। जैसे सर्व प्रिय, तो ये जो सबको प्रिय, यानी जो पीछे का शब्द है वही मेन है। यश प्राप्त, प्राप्त हुआ, यश को प्राप्त हुआ, तो इस तरह जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसमें कई कारक चिन्ह आएंगे, जैसे भावपूर्ण, तो भाव से पूर्ण से आगे तो ये कौन सा होगा, करण हो गया। संप्रदान, जैसे गुरुदत्त सॉरी सॉरी तो जहां पे हम तोड़ते हुए किसी कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहां पे क्या आते हैं, उस हिसाब से तत्पुरुष है। जैसे अपादान से जहां पृथक होगा, जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाना, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, फिर संबंध आ जाएगा, संबंध का कह के ये शब्द आएंगे, जैसे नगर सेठ, नगर का सेठ का शब्द आएगा। ठीक है, मतदाता, मत का दाता, अधिकरण में पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़ा पे सवार, तो इस तरीके से। फिर आता है कर्मधारय। कर्मधारय पे होता है कि इस समास के पहले दूसरे पद में विशेषण होता है, विशेष और उपमान होते हैं। ठीक है, यानी विशेषता आ जाती है किसी चीज की। जैसे देखो, जैसे यहाँ देखिए, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, पीतांबर, पीता है, प्रिया है जिसका अंबर, प्राण प्रिय, जो प्राणों से प्रिय। ठीक है, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, विद्याधन, विद्या के समान धन। ठीक है, विद्या रूपी धन कह सकते हैं, भव सागर, भव रूपी सागर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये था हमारा कौन सा आपका कर्मधारय। अब देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा अंतर यह है कि बहुब्रीहि बस वो है जहां पे किसी ईश्वर शब्द की कोई ईश्वर हो जाए, जैसे कि ठीक है, जैसे कि त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो जाए। ठीक है, अर्थात भगवान शिव। तो जैसे किसी ईश्वर के जो नाम है, अगर वो शब्द आ जाए जो कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि। तो बस इतना याद रखिए बहुब्रीहि में कि कोई भी जो ईश्वरीय शब्द आता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। बस थोड़ा सा हिंट याद रखिएगा। अब दिगु क्या है, दिगु में याद रखिएगा, एक दिगु है, एक द्वंद है। यहाँ पे भी हमसे होता है, तो जहां पर दिगु में द्वंद समझते, द्वंद में होता है झगड़ा, द्वंद में होता है अपोजिट, जहां दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे माता पिता, माता पिता दो अपोजिट है। रात दिन, ये अपोजिट शब्द है, रात दिन। तो ये कौन सा है, हमारा द्वंद है। द्विगु का होता है जहां पे प्रथम पद का होता है संख्यावाची होता है, नंबर का समूह होता है। जहां पे प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 सप्ताह, 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रातों का समूह। इस तरीके से 9 रत्नों का समूह, ये जो शब्द है ना, ये सबके सब याद रखिए किस चीज के हैं, ये द्विगु समास है। पर यहाँ पे कुछ अपवाद भी, जैसे पक्ष दो है, 2 पक्षों का समूह, एक दो है, दो है, ऐसे। तो याद रखे त्रय, तो ये भी किसी के भाग है, इसी के। अब द्वंद बता दिए, जैसे रात दिन, ये बता दिए जहां पे एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। बहुब्रीहि बता दिए जहां पे अर्थात जुड़ जाए, जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण, नीलकंठ, ये याद रखिए, ये बहुब्रीहि का भाग होगा हमारा। तो इस तरीके से हमने समास भी खत्म कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर याद रखिए, बस मैं बता दिया आपको। कोई अन्यार्थ जो होता है वो फेमस होता है। ठीक है, बहुब्रीहि द्विगु में अंतर यह है कि यहाँ पे संख्यावाची शब्द होता है, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं। ठीक है, चतुर्भुज, अब चतुर्भुज है ना, 4 भुजाओं का समूह भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, तो जब भी ऐसा होता है तो दोनों नहीं देगा, ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा तो पहचान जाना। ठीक है, तो ये हो गया। बस बाकी तो आप इसमें बनाइएगा, ऑप्शन में करके बताइएगा कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो समास में क्या होता है, 2 शब्द जुड़ते हैं, जिस शब्द में पृथक, प्रथम पद, ये सब करिएगा, उसमें कुछ नहीं है, बनाइए इसको। ये पूछेगा कौन सा। अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे जुड़ करके किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। पीछे जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई जुड़ता है पढ़ाई, तो प्रत्यय हो गया। अब उपसर्ग के 3 भेद हैं,
एक संस्कृत के उपसर्ग हैं, एक हिंदी के उपसर्ग हैं, एक उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत के अति, अधि, अनु, ये शब्द जो है, अति ऊपर एक शब्द था उसमें और जुड़ गया तो अति प्रिय हो गया। ठीक है, अतिरिक्त हो गया, अत्यधिक हो गया। अधि से मतलब अधि शब्द है और इसमें जो अर्थ होगा क्या होता है, अति माने ऊपर होता है, अति माने बहुत ज्यादा, जैसे अति प्रिय बहुत ज्यादा, ये बहुत अधिक। अधि माने प्रधान मेन होता है, जैसे अधिकार किस चीज में जाना, अधिशेष, अधिकरण। अनु का सादृश्य होता है पीछे, अनुकरण करना, किसी का अनुसंधान करना, तो पीछे जो चीज होता है ना, तो इसका अर्थ है। तो इस तरीके का आप समझ जाएंगे, किसी शब्द दिया होता है वो सब बहुत इजी होता है, उसमें कुछ नहीं। जैसे ठीक है, आ एक उपसर्ग है और नहीं, आ का अर्थ होना नहीं, जब भी किसी साथ आ जुड़ जाता है उसका अर्थ हो जाता है नहीं। जैसे काज का अकाज न, ठीक है, कर्म का अकर्म, तो ये इसका अर्थ क्या होता है नहीं। ऊ से ऊंचा होता है हमेशा, औ से जैसे ऊंच, तो ये शब्द कुछ हैं, तो इनको जोड़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी शब्द दिया रहेगा उसको पूछेगा, जैसे उपहार में पूछेगा कि बताइए उपहार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे उप शब्द है। उपवास में उप है, उपदेश में कौन सा है, उप है। निवारण में क्या है, नि है, वारण। निषेध में सेध से और नि हटा दीजिए। ठीक है, प्रहार में प्रा है। तो इस तरीके से शब्द दिए रहते हैं, उनको पहचानना होगा, तो ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये नहीं पूछेगा कौन सा संस्कृत का है, ये सब नहीं पता रहेगा आपको। ठीक है, पर प्रत्यय क्या है, जो पीछे जुड़ेगा, जैसे ठीक, उपसर्ग अभी और मान, तो अभी पे जोड़ देंगे तो अभिमान बन जाएगा। ठीक है, और अभिमानी, तो अभी भी शब्द जुड़ गया तो उपसर्ग अभी हो गया, और ई जुड़ गया तो अभिमानी, तो इसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी। ठीक है, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, तो स्व उसमें क्या होगा, उपसर्ग हो गया, और ता बड़ा ता जो है वो क्या है, प्रत्यय हो गया, इस तरीके से। ठीक है, प्रत्यय भी वही संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी हैं। ठीक, इति जैसे हर्षित, इत है, इक मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, ई भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, तम अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम, वान धनवान, इस तरीके शब्द जोड़े जोड़ेंगे, तो इनको देखिएगा। ठीक है, कर्तवाच, कर्मवाच, तो ये भी जोड़ते हैं, जैसे हिंदी प्रत्यय कर्त प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। कर्त प्रत्यय वे है जो धातु अथवा क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जो किसी धातु के या क्रिया के अंत में, जो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और वहीं ठीक है, या देखिएगा इनका भेद भी है, तो वो सब नहीं पूछा जाएगा, उतना सब तो कितना करिएगा, अभी टाइम भी कहाँ है उतना। ठीक है, तो वो सब छोड़ दीजिए, अब पीएचडी थोड़ी करना है इसमें से। बाकी तो इतने सारे प्रत्यय हैं, कर्तवाच्य प्रत्यय, भाववाच्य प्रत्यय, संबंधवाच्य प्रत्यय, गुणवाच्य प्रत्यय, तो वो सब नहीं याद रहेगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ एक प्रत्यय है, इसको पहचान जाइएगा, क्योंकि ये चूंकि क्वालिफाइंग पेपर है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, जैसे बाबरनामा, बाज, धोखेबाज है ना, ये सब, तो ये पहचान जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग में किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो जैसे इसमें अनुगामी में क्या अनु का प्रयोग हुआ है, अनुज में अनु का प्रयोग हुआ, अटय में, ठीक है, अनपढ़ में अनपढ़ का अन का प्रयोग हुआ है, अटय में क्या है, आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अब देखिए जिस शब्द को तोड़ा जा सके उसका क्या है। ठीक है, अब जैसे कपूत, तो पूत में का जुड़ा है तो कपूत बना है, गुण में औ जुड़ा था अवगुण बन गया है। ठीक है, चार में या जुड़ गया तो याचार बन गया है। लड़ाकू कोई शब्द होता नहीं है, लड़ाकू में क्या शब्द, कुछ नहीं है, तो ये शब्द जो है उसका नहीं है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो इन शब्द के बताइए, शेरनी में प्रत्यय कौन सा है, बताइए, पीछे जो जुड़ता है वो प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, नी होगा, शेर, शेर के बाद जो नी जोड़ा गया पीछे से शेरनी बन गया। चचेरा, ठीक है, तो चेहरा में क्या होगा, एरा शब्द होगा, चच एरा, एरा, तो क्या हो जाएगा, चेहरा नहीं, चा फिर का यूज नहीं हो जाएगा, क्या बनेगा, एरा। ठीक है, देव रानी, देव के साथ जो हटा दी रानी बनेगा, तो क्या हो जाएगा, देवरानी में मूल शब्द क्या था, देव, उसमें रानी जोड़ा गया है। हिंदी में प्रत्यय के भेद वो सब छोड़ दीजिए, 8 भेद होते हैं वैसे तो। निम्न उपसर्ग अलंकार उपसर्ग कर प्रत्येक के 2-2 सूत्र बनाइए, बना दीजिए, नीचे बताइए कि कौन सा वो है, तो ये बनाते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अभी तक हमने 10 चैप्टर कर दिए हैं। अब आता है वाक्य के विचार, वाक्य कितने प्रकार होते हैं ये बताना है, वाक्य का अर्थ क्या होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, एक होता है उद्देश्य, वाक्य में जिस के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, प्रेडिकेट ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है ना, सब्जेक्ट होता है एक होता है प्रेडिकेट, तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। जैसे दादाजी ने पूजा की, तो किसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है, इसको आप समझिए, सब्जेक्ट कर्ता जो होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। अब बाकी जो बच जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय।
ठीक है, उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में वाक्य जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये हो गया, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जैसे मोर, तो मोर क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। नाच रहा है क्या हो गया, उसका विधेय हो गया। बालक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब दूध पी रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया। वाक्य के भेद अब बताते हैं। क्रिया के बाद बताया आपको कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच, पीछे बता चुका हूं, इस यहाँ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो एक होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, ये सब होते हैं जो पढ़ चुके हैं आप। ये भी यहाँ नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे जो है वो है हमारे तीन, ये जो वाक्य पूछे जा सकते हैं रचना के आधार पर। एक होता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, साधारण साधारण जब कोई बात करते हैं हम सीधे, जैसे मैं जाता हूं, ये एक साधारण वाक्य। मिश्रित वाक्य बन, याद रखिएगा, मिश्रित वाक्य कैसे पहचानते हैं, इसमें कुछ तो शब्द होते हैं जिनको अब जोड़ के बनाया जाता है। जैसे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, आदि, तो, ताकि, जब ये शब्द जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं वो हमारा मिश्रित वाक्य। इसकी एक विशेषता यह है कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित हो, यानी डिपेंडेंट हो। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि, क्यों आएंगे, वो मेरे घर आएंगे, अब ये जुड़ा हुआ है, क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। ये यानी कि घर आने की वजह क्या है, ये है। जैसे वे मेरे घर आएंगे, ये क्या है, मेन वाक्य है। और क्योंकि इसमें योजक चिन्ह जो जोड़ा गया है। और क्यों आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, उन्हें अजमेर जाना है, ये क्या उस पर डिपेंडेंट है कि तभी घर आएंगे। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये मेन वाक्य कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो ये की का, ठीक है, क्योंकि, जब, तब, ये शब्द जहां जुड़ेंगे वो है मिश्रित वाक्य। क्या है वो हमारा, वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो ये याद रखिए, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, आदि, तो, ताकि, ये सब जुड़ेंगे वो है मिश्रित वाक्य। ठीक है, दूसरा शब्द उस पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, अब आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो सब छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिएगा कि इतना भी नहीं जाना है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां पे दो वाक्य जुड़े होते हैं परंतु उनमें आपस में कोई संबंध या आश्रित नहीं होते, दोनों वाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे इसमें तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, ये सब जो जुड़े होते हैं। जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीदी, तो दोनों वाक्य क्या है, सेपरेट है। सब्जी खरीदी और मैं बाजार गया। ठीक है, तो इनमें से कोई संबंध आपस में है ही नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो ये जो जहां शब्द आएंगे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इनको आपस में चेंज भी करना होता है, तो वो सब इसी तरीके से जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा काफी बड़ा हो गया दोस्तों। वैसे तो मैंने आपको इतने चैप्टर करवा दिए हैं, इतने टॉपिक करवा दिए हैं कि आप इनको अगर करते हैं तो भी वो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो और दे दिया जाएगा, ताकि आगे कुछ जो जैसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको ठीक किया जा सके और वो बताया जा सके। और बाकी तो ठीक है, कुछ टॉपिक जो पर्यायवाची हैं आदि टॉपिक जो है पर्यायवाची, ये सब भी करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो छोटा सा वीडियो होगा, वो भी आधे घंटे का, उसमें ये सारी चीजें करवा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, धन्यवाद।